हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी PYQS के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जीके जीएस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। प्रैक्टिस सेट 11। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, पैनक्रियास, यकृत, लीवर, थायराइड, अधिवर्ग ग्रंथि मतलब एडर्नल ग्लैंड। तो यकृत, लीवर जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी जैसे कि हमारा बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में अगर सबसे बड़े ग्रंथि की बात करा जाए ग्लैंड, तो वो क्या होती है? तो वो होती है यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। क्या? जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो हमारे भारत की यकृत है। यह पाचन में सहायक होती है। किसमें? पाचन क्रिया होती है जो, उसमें सहायक होती है। कौन? यकृत की बात हो रही है। ये हमारे पेट के दाईं ओर होता है, मतलब राइट साइड। दाईं को राइट साइड कहते हैं और बाएं को लेफ्ट साइड कहते हैं। इसको बाएं को लेफ्ट साइड कहते हैं। और होता कहाँ पे है? पेट के हमारे राइट साइड में होता है, दाईं तरफ होता है। यह भूरे और लाल रंग का होता है। किस तरह से होता है? भूरे और लाल रंग का यह होता है। बड़ी ग्रंथि तो हमें पता चल गई कि मानव शरीर की, मतलब हमारे बॉडी की क्या होती है? तो यकृत, लीवर होती है। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर की कौन सी होती है, तो अग्नाशय होती है, जो कि पैनक्रियास होती है हमारे मानव शरीर की, उससे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। किसकी? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो एम्पियर होती है इसकी। जिसे किससे? ए, मतलब ए सिंबल होता है ना, कैपिटल ए, उससे शो की जाता है कि भैया ये एम्पियर है, यूनिट शो की जाती है ए। एम्पियर विद्युत धारा है। विद्युत धारा मापने की अगर अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करें, इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो SI यूनिट है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर होता है। आपको समझ में आ रहा होगा? 1 सेकंड 1 कूलाम मल्टीप्लाई करके कितना बना? 1 एम्पियर बना। 1 एम्पियर बन चुका। विद्युत धारा विद्युत आवेश के विस्थापन की दर को कहते हैं। 1 एम्पियर का अर्थ होता है 1 कूलाम धारा प्रति सेकंड का विस्थापन। आंसर क्या है इसका? 1 एम्पियर का अर्थ है, मतलब इसका मीन्स है 1 कूलाम धारा प्रति सेकंड का विस्थापन। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया या सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो यह भारतीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय भारतीय ध्वज है, तो उसको जो डिजाइन किया था, किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था इसको डिजाइन। भारतीय तिरंगा है हमारा, उसकी डिजाइन जो बनाई थी पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में स्वराज ध्वज का डिजाइन किया गया था। किसका? स्वराज ध्वज का डिजाइन किया गया था। किस? 1921 में। इसे चरखा ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। चरखा ध्वज के नाम से जाना जाता है। पिंगली वेंकैया 1876 को इनका आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में जन्म हुआ था। किसका? पिंगली वेंकैया का। 1916 से 1921 तक के करीब 30 देशों के झंडे का अध्ययन किया इन्होंने। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने। 2009 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। कब? साल 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? व्हाट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, मतलब जो सबसे हल्का, जो कोई चीज़ एक कुछ लाइट वेट बात की जाती है, तो लाइट वेट में अगर बात एलिमेंट की बात करें, तो तत्वों की बात करें, तो वो ओनली तत्व की बात हो रही है, एलिमेंट की यहाँ पर। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का है। हाइड्रोजन को किससे डिनोट किया जाता है? H से, कैपिटल H से। ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन कौन है? आवर्त सारणी जब स्टार्ट होती है ना, तो उसका पहला वर्ड जो होता है ना, तो वो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 म्यू होता है। किसका? हाइड्रोजन का परमाणु भार की बात हो रही है। ये वायुमंडलीय दबाव पर हाइड्रोजन हवा से लगभग 4 गुना हल्का होता है। कितना? हाइड्रोजन हवा से लगभग 4 गुना, कितना? 14 गुना हल्का होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटीन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किससे? सोवियत संघ से किया गया था। कब? 1975 की बात है।
1961 में 69 में हमारे इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 के बाद 6 साल बाद भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया कॉस्मोस से। यह पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया गया था। कहाँ पर? भारत में। आर्यभट्ट का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये भारत के गणितज्ञ हैं कौन? आर्यभट्ट जी। इनके नाम पर इसका रखा गया है, किसका उपग्रह का नाम रखा गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बनाया था। किसको? आर्यभट्ट को बनाया था। किसने? इसरो ने बनाया था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था ये। कृत्रिम उपग्रह है ये, ऐसा आर्टिफिशियल ये सैटेलाइट है। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से कुपिस्टिन नियार से लॉन्च किया गया था। किसको? कॉस्मोस से लॉन्च किया गया था। ये C1 किसके लिए? आर्यभट्ट को ले जाने के लिए C1 इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया था। इसरो की अगर बात करें तो ये AL स्टूडेंट जैसे कि सेव एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल, ये है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जैसे कि 5, 6, 7 या 8। तो टोटल 6 मतलब 6 जो है संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं। कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं। ये संविधान के भाग 3 में, किस में है? भाग 3 में, फर्स्ट सेकंड में नहीं है, भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से 35 है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद दिए गए, इनमें ये शामिल है। ये अधिकार सभी नागरिकों को मिलते हैं। किसको? ये मौलिक अधिकार है हमारे, जो कि सभी नागरिकों को मिलते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता को जो अधिकार है, मौलिक अधिकार पहला, ये 14 से 18 के बीच में बोला गया है। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 1922 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो वो 32 से 35 के बीच में है, जैसा कि भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल हैं। समानता के अधिकार की बात होती है तो जो संवैधानिक उपचार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कहाँ पे? ये कहाँ से लिए गए हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो वो रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? रूस से। अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से और कर्तव्य लिए गए हैं किससे? मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ये पदार्थ की बात हो रही है। विच सब्सटेंस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। तो चांदी जो होता है पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। किसका? अगर चालक की बात की जाए, कंडक्टर की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर, तो जो पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक की है तो वो है चांदी। चांदी बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है। किसका? बिजली की बात हो रही है। चांदी में अन्य तत्वों की तुलना में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? चांदी में। चांदी की क्रिस्टल संरचना और बड़ी संख्या में मुफ्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें उच्च विद्युत चालकता होती है। बिजली के लिए अच्छे कंडक्टर की कुछ और धातुएं हैं, जैसे कि तांबा, सोना, एल्युमिनियम। टॉप पर मतलब सबसे अच्छे की बात की जाए ना अगर बिजली के कंडक्टर की, तो है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है किसका? चांदी है, ये चालक है। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है तांबा, तीसरे नंबर पर सोना और फिर एल्युमिनियम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का। 2011 के अनुसार बताया जाए तो उत्तर प्रदेश की जब आबादी जो थी वो 19,98,12,341 थी, है नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि अब कितनी हो गई होगी जब ये 2011 की बात हो रही है। अब तो कितने साल हो चुके हैं? 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यह राज्य उत्तरी भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लखनऊ इसकी राजधानी है। कहाँ? लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश को। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। और अगर यहाँ पे बात करा जाए तो एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क यहीं पर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हैं
और जैसा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस तत्व की नीले सोने के नाम से जाना जाता है? विच एलिमेंट इज नोन एज ब्लू गोल्ड? तांबा, जल, पेट्रोलियम, प्लेटिनम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व को नीले सोने के नाम से जाना जाता है? तो जल को नीले सोने के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि वाटर को हम जैसे पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, तो किससे ब्लू कलर से ही शो कराते हैं ना कि वाटर है। अब वाटर का कोई कलर तो है नहीं अपना खुद का, तो उसे हम लोग ब्लू कलर से ही शो कराते हैं। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ब्लू गोल्ड। तो नीला सोना कौन है? हो सकता है भाई जल होगा, पानी होगा। पानी कौन है? नीले सोने के नाम से जाना जाता है। किसको? जल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इसके नाम से पता चलता है। जैसे सोना जो इंडियम या गैलियम से लेपित होता है, नीला सोना किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हमारे, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना, संक्रमण से लड़ना या फाइट इंजेक्शन। तो धक्का बनाना या ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑक्सीजन परिवहन मीन्स जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी में। तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य यही है। किसका? अगर ब्लड में, मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो काम क्या करता है? तो काम इसका हीमोग्लोबिन का ये होता है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाना। किसको? ऑक्सीजन को। ये मुख्य काम शरीर के ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाना है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? 1885 में, 1905 या 1915 या 1942 में? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? डेट अगर बताई जाए तो 28 दिसंबर को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 72। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। कौन करे थे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे यहाँ पर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित किया गया था। किसने किया था ये आंदोलन? भारत छोड़ो, गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो नारा किसका था? गांधी जी का था। 1942 की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? व्हाट इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? नियाग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, इगुआजू फॉल्स। तो ये एंजल फॉल्स जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना की अगर बात करें तो वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। वेनेजुएला देश है, ये कंट्री है वेनेजुएला, ठीक है। इसका अंदर इस कंट्री के अंदर है एंजल जलप्रपात वाटरफॉल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। ऊंचे की बात हो रही है, हाईएस्ट की बात मतलब हाइट की बात हो रही है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। कितनी? 979 मीटर, 3212 फुट है। यह झरना कैनाईमा नेशनल पार्क में ओयान टिपोई पर्वत के किनारे से गिरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रह से सबसे अधिक ग्रुप उपग्रह हैं? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, सैटर्न। जैसे कि शनि की बात करते हैं तो शनि जो ग्रह है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितने? किसके हैं? शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। शनि, सैटर्न के सबसे अधिक की बात हो रही है। ऐसे कौन से हैं जिनके उपग्रह हैं ही नहीं? बुध के नहीं है उपग्रह, और कौन है ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? बुध के साथ साथ शुक्र और बुध दोनों के पास अपने खुद के प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं। ये हमारे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है कौन सा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक होने की वजह से इसकी सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लगता है, क्योंकि ये सबसे पास है, इसलिए शुक्र सौर मंडल का सबसे दूसरा नजदीकी ग्रह है। मतलब पहले सूर्य है, सूर्य के बगल में है बुध, बुध के बगल में है शुक्र, इस तरह से है। इसकी कक्षीय अवधि की बात करें तो 243 दिन है। किसकी? शुक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 6.5, 7.4, 8.1, 9.2। तो 7.4 जो है हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। स्वस्थ इंसान की अगर बात की जाए, जो हेल्थी इंसान होता है, हेल्थी,
तो उसके खून का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होता है। यह मान जो कि थोड़ा ऊपर होता रहता है, मतलब ऊपर नीचे चलता है, यानी थोड़ा क्षारीय होता है। कितना क्षारीय, थोड़ा, क्योंकि अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। तो ये तो 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय हुआ। अगर 7 है, मतलब जो एकदम लिमिट है इसकी 7 किसी चीज़ की, तो वो उदासीन में आ जाता है। ये जो हमारे ब्लड है उसका कौन सा है, क्षारीय है पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हमारे, तो सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? व्हाट प्रोसेस जनरेट्स द सन्स एनर्जी? परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रेडिएशन। तो परमाणु संलयन, सूर्य की ऊर्जा की बात करें जो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो परमाणु संलयन से होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन प्रक्रिया जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों एक परमाणु संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। किससे? परमाणु संलयन की बात हो रही है, जो सूर्य के कोर के अंदर हो रही है। सूर्य के अंदर होने वाले विशिष्ट प्रकार के संलयन को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। यह हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर के गुजरती है, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? गंगा नदी। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करी जाए तो वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है ये भारत की। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करी जाए तो 2900, इसकी भी, ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही कितनी है? 2900 किलोमीटर है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया गंगा की कम है, 2525 किलोमीटर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की तो ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर। लेकिन ऐसा इसमें क्या है कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत में भाई गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है नदी, तो वो भारत की हो गई। गंगा नदी जो हमारे भारत की हो गई, गंगोत्री से निकल रही है, तो भारत के अंदर जो पूरी नदी है तो वो है हमारी गंगा, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो है 2525 किलोमीटर। लेकिन जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से और चीन की तरफ से निकल के आती है, तो वो हमारे भारत की नहीं हुई। इसलिए भले ही वो ज़्यादा है लेकिन हमारे भारत की पूछी जा रही है, इसलिए भारत की 2525 किलोमीटर गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की 2900 किलोमीटर लंबाई है। गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हमारा भारत देश है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, जल से। किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन? यकृत, लीवर, अग्नाशय, पेनक्रियास, गुर्दा, किडनी, हृदय, हार्ट। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे यकृत और अग्नाशय हैं ये दोनों सबसे बड़े ग्रंथि हैं। किसकी? हमारे बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय जो कि पेनक्रियास है। इंसुलिन जो है वो किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित एक बड़ी ग्रंथि है। कहाँ पर स्थित है? पेट के पीछे। यकृत कहाँ है? अग्नाशय, यकृत जो पेट के बगल में है, मतलब राइट साइड है, लेकिन अग्नाशय पेट के पीछे है। ये सबसे एक बड़ी ग्रंथि है ये भी। इंसुलिन ग्लूकागन और अन्य हार्मोन बनाती है। कौन? इंसुलिन जो है ग्लूकागन और अन्य हार्मोन बनाती है। इंसुलिन रक्त में मौजूद ग्लूकोज को किसमें? कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। कौन है? इंसुलिन है, जो कि रक्त में, मतलब हमारे बॉडी के जो खून होता है ना, बॉडी में ब्लड, उसमें मौजूद जो ग्लूकोज होता है उसको कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। ग्लूकोज खाए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों में आता है। किसमें? खाए जाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसमें ग्लूकोज खाया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, हीरा, डायमंड, टोपाज। तो हीरा जो है, डायमंड जिसे बोलते हैं, सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ ये है। कौन सा? हीरा। हीरा सबसे कठोर और प्राकृतिक है। यह कार्बन से बना होता है, पृथ्वी की गहराई में पाया जाता है। हीरे की कठोरता, मोहस कठोरता का उच्चतम स्तर है ग्रेड 10। हीरे की कठोरता जो है मौजूद कार्बन sp3 अंकुरित अवस्था में होता है।
संयोजक बंधों द्वारा कार्बन परमाणु एक नियमित चतुष्फलक के कोनों पर जुड़े होते हैं। इससे त्रियामी पिंजरे जैसी संरचना बनती है। इस संरचना की वजह से हीरे की मजबूत सहसंयोजक आणविक संरचना बनती है, जिससे यह कठोर होता है। हीरे के अणु ताप और दाब के कारण बदल जाते हैं और एक साथ बढ़ जाते हैं। ये हीरे की बात हो रही। हीरे में उच्च तापीय क्या होती है, चालकता और विद्युत रूप से इंसुलेट करने वाले गुण दोनों ही होते हैं। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हमारा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? When did World War I begin? First began 1914, 18, 39 या 1945 में? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। या कौन सा युद्ध? पहला युद्ध की बात हो रही, प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक यह वैश्विक युद्ध था, मतलब दुनिया भर का युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर के 11 नवंबर 1918 तक चलता रहा। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसी को किसको? अगर यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, ये सब यहाँ पर हुआ था। कौन सा? पहला युद्ध की बात हो रही, प्रथम विश्व युद्ध। अगर दूसरा युद्ध की बात की जाए तो वो 39। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? सेकंड की बात हो रही। ये 1939 से चालू हुआ और 1945 तक होता रहा। कब तक? 1945 तक होता रहा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, 1945 तक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? व्हाट इज द इंडिया रिफर्ड टू एज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में किसको प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, पूंजीवादी लोकतांत्रिक गणराज्य या धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र? साम्यवादी गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसे कहा गया। किसको? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है समाजवादी, जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। किसमें कहा गया है? ये संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए अगर शब्दों के अर्थ की बात की जाए तो संप्रभु की अर्थ होता है भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वह आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है। समाजवादी की अगर अर्थ की बात की जाए तो उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण होना। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को सरकार का सम्मान समर्थन प्राप्त है, मतलब सर्वधर्म यहाँ पर समान है। लोकतांत्रिक की अगर बात हो तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। गणतंत्र में भारत में लोकतंत्री गणतंत्र है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड द हाईएस्ट? एयर में या पानी वाटर में, स्टील, निर्वात, वैक्यूम में? ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है स्टील में होती है। किसमें? स्टील माध्यम में होती है। ध्वनि की गति की बात हो रही है। जो स्टील में ध्वनि की रफ्तार होती है सबसे ज़्यादा होती है। स्टील में ध्वनि की रफ्तार किसी भी दूसरे तरल पदार्थ की तुलना में ज़्यादा होती है। इसकी तरंगे स्टील में घनत्व और लोचदार गुण ज़्यादा होते हैं। किसमें? स्टील में। स्टील एक कठोर पदार्थ है और यह छोटे विकृतियों को अनुभव करता है। स्टील में बड़े लोचदार गुण होते हैं। स्टील के लिए घनत्व भी ज़्यादा है और इन दोनों गुणों का ध्वनि के गति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। क्रस्ट कहा जाता है। किसको? पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। किसकी परत को? बाहरी परत को। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यहाँ पर स्थल मंडल, बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसको स्थल मंडल कहते हैं। यह क्रस्ट और ऊपरी मंडल से मिलकर बनी है। किससे? स्थल मंडल भारत की जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अर्थ, उसकी जो ऊपर की बॉडी है ना, ऊपर का परत जो बनी है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसकी बात हो रही है, तो स्थल मंडल कहते हैं। और ये किससे बनी है? क्रस्ट और ऊपरी मंडल से मिलकर के बनी है। किससे? ऊपरी मंडल से बनकर मिली है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। किसको? स्थल मंडल को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। जो बाहरी परत होती है उसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विस्काई विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबालामिन। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। किसको? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। किसका? विटामिन सी की बात हो रही है।
विटामिन सी की। विटामिन सी किस किस पदार्थ में पाया जाता है? अगर ये बात की जाए, खट्टे फल, सब्जियां और कुछ खाद्य पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, अंगूर में होती है, नींबू में होती है, स्ट्रॉबेरी किसमें होती और रास्पबेरी में भी होती है। ब्रोकली की बात करें, ब्रेसेल्स है, स्प्राउट है, शिमला मिर्च, पालक और टमाटर, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी इन सब में होता है। और इसमें होता है आंवला, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते, शलजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? भारत में बात हो रही है तो सबसे तेज जानने वाला नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो है व्हाट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जो जमीन में दौड़ता है उसकी बात हो रही है। तो शेर, लॉयन, तेंदुआ, लियोपार्ड, चीता, घोड़ा, हॉर्स। तो चीता जो होता है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। कौन सा जानवर है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। कौन सा? चीता सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर है। किसका? अगर हमारे भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वो क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग? किस में पाया जाता है? तो सोना में, गोल्ड में, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी में। तो जो तांबा है वो धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। किसमें? वैसे करना तो चाहिए, अगर माना जाए तो सबसे अच्छा क्या होता है? जो चांदी होता है, लेकिन भाई चांदी इतनी कॉस्टली है तो कॉस्टली पड़ जाती है, तो इसलिए मतलब इसमें तांबा का यूज़ किया जाता है। किसका? धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। धातु का उपयोग किया। चालकों की बात की जाए बिजली के, जो सबसे अच्छे चालकों की, तो सबसे अच्छे चालक है चांदी, फिर है तांबा, फिर है कौन? एल्युमिनियम, फिर है सोना। ये चारों लाइन से हैं। सबसे अच्छा चांदी होता है चालक, जो कि विद्युत की बात हो रही है। किसमें? विद्युत में। और धातु के उपयोग की बात की जाए, धातु का जो उपयोग है बिजली के तारों में जो किया जाता है तो वो तांबा का उपयोग किया जाता है, बिजली के तारों में किया जाता है। इसका कॉपर, Cu कॉपर से डिनोट किया जाता है। किससे? कॉपर Cu से डिनोट किया जाता है। जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बिजली के तारों में। और तांबे को बिजली के तारों के लिए स्वर्ण माना जाता है। और तांबा एक बेहद लचीली और सुचालक धातु है। यह जंग के प्रति भी प्रतिरोधी होता है। तांबे के इस्तेमाल की वजह जो होती है, बिजली का एक मजबूत कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? व्हाट वाज न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट? गति में वस्तु गति में रहेगी। बल इक्वल टू मतलब फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो इसका आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम की अगर बात करें तो वो है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रेशियो रिएक्टिन। अपोजिट रिएक्शन होता है किसके लिए? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन ने गति का जो तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे बलों की क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने साल 1686 में अपने गति के 3 नियमों को प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसोफिया नेचुरलिस में पेश किया था। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाना मतलब बूस्ट इम्यूनिटी को करना, या रक्त का थक्का बनाना मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो हमारे बॉडी में होती है, हार्मोन स्रावित करना या सीक्रेट हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन परिवहन मतलब ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी में फैलाना, ये होता है किसका काम? लाल रक्त कोशिकाओं का मेन काम यही होता है। किसका? लाल रक्त कोशिकाओं का ये काम है। ये ऑक्सीजन युक्त कोशिकाएं फेफड़ों के रक्त वाहिकाओं में होती हैं। इसमें रक्त वाहिकाएं में होती हैं। कहाँ होती हैं ये? इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो कि हमारे बॉडी में क्या पहुंचाती हैं? फेफड़ों से ऑक्सीजन, शरीर के ऑक्सीजन रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाती है, जहां से इसे बाहर निकाला जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये आमतौर पर लगभग कितनी 120 दिनों तक जीवित, लचीली और बायोकॉन्केव होती हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड?
गोबी, सहारा, अंटार्कटिक, कालाहारी। अंटार्कटिक जो ये है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? तो ये है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक हो गया। क्या है? अंटार्कटिक है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा अगर मरुस्थल जो कि एक गर्म मरुस्थल है, गर्म की बात हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो वो है अंटार्कटिक। अगर गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल है, या उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका की बात हो रही है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का नाम अरबी शब्द में सहरा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा में जंग क्यों लगता है, क्यों खाता है? वाई डज आयरन रस्ट? तो मतलब पानी के संपर्क में आने से। एक्सपोजर टू वाटर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, मतलब एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। हवा और पानी दोनों के संपर्क में आने से, मतलब एक्सपोजर टू बोथ एयर एंड वाटर। उच्च तापमान के कारण, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये है जो कि हवा और पानी दोनों के संपर्क में आने से लोहा जंग खाता है। लोहा जंग क्यों खाता है? दोनों के संपर्क में आने से। किसके संपर्क में आने से? हवा और पानी दोनों के संपर्क में आने से लोहा जंग खाता है। लोहा की बात हो रही है, लोहा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता कौन था? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन या कोपरनिकस? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज के अलावा द्रव्य प्रकाश के कई सिद्धांतों और गति के नियमों को भी खोजा था। कैलकुलस में भी उनका योगदान रहा है। किसमें? कैलकुलस में न्यूटन का योगदान रहा है। कहा जाता है कि न्यूटन ने 1666 के आसपास गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। न्यूटन ने प्रतिपादित नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन के सिर पर सेब गिरने की एक प्रसिद्ध कहानी है। किसी कहानी है? सर आइजैक न्यूटन की बात हो रही है। न्यूटन के 3 नियम हैं। किसके? न्यूटन के 3 नियम में। और गुरुत्वाकर्षण की कौन है? खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।